नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन नंबर 30 में। मैं हूं संदीप मानूदने। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैंटास्टिक सेशन। सबसे पहले करुणा माता का प्रसाद ले लीजिए प्यारे दोस्तों, हाथ आगे कीजिए। लेकिन केवल वही बच्चे जिन्होंने लाइक किया, शेयर किया, उन्हीं को मिलेगा प्रसाद। अच्छे से हाथों को रगड़ रगड़ साफ कर लीजिए। दिन में 10 बार हाथों को अच्छे से धोइए। घर के भीतर रहिए, लॉकडाउन का सम्मान कीजिए, परिवार को सुरक्षित रखिए और हम सब मिलकर लड़कर इस समस्या से बाहर आएंगे। लेकिन कोई भी इस गुमान में, इस धोखे में न रहे कि 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में समस्या खत्म होगी। ऐसा नहीं है। अभी कई महीनों तक हमें सावधानियां बरतनी होंगी दोस्तों, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी आर वेरी कॉशियस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थिंग्स कैन टर्न रादर नेगेटिव। तो सावधान रहें, कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों। बाबा जी इज बैक। बाबा जी कहते हैं सॉलिडारिटी ब्रिंग्स कंपैशन एंड पिटी, जस्टिस ब्रिंग्स राइट्स। बहुत ही खतरनाक बात बोल गए बाबा जी। बाबा जी का कहना है कि जब हम सॉलिडारिटी विद द पुअर की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कंपैशन होता है, दूसरों के प्रति दया का भाव होता है। लेकिन जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें अधिकारों की बात होती है। तो जब भी कोई सरकार बात करे तो सरकार को हमेशा पहले सिटीजन जस्टिस की बात करनी चाहिए और उसके बाद उसे सॉलिडारिटी की बात करनी चाहिए। तो ये एक इंसाइट है कि पैंडेमिक के दौरान सरकारों का व्यवहार कैसा हो। ये काफी अच्छी पॉलिटिकल इंसाइट है, इसको समझिएगा और कमेंट थ्रेड में जरूर इसको एक बार रिप्रोड्यूस करें। इस पर आपका क्या व्यू है वो बताइए और बाबा जी के ज्ञान के सागर में गोते लगाते रहिए। बाबा जी बहुत जल्दी अपना आश्रम भी शुरू करेंगे, तो भैया आश्रम में हमको साथियों की जरूरत होगी, तो आओगे कि नहीं बता दो जरा हमें। साथियों शेयर सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। हमारे आईएएस के शानदार कोर्सेस हैं, जानकारी लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हैं। टीम के सारे डिटेल्स दिए हैं, कोर्सेस की भी जानकारी लीजिए, एनरोल कीजिए, बहुत फायदा होगा। और ये बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर आपके लिए अप्रैल महीने के लिए हमने लॉन्च किए हुए हैं। मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ देम। दोस्तों सबसे पहले आज हम कोरोना की ही बात करेंगे। तो काफी अच्छे अच्छे अब एनालिसिस अलग अलग आने शुरू हो गए हैं। इन एनालिसिस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। 5 nations worst hit in the world: America, Spain, Italy, France, and Germany. Death rates in these 5 and also in India are rising. तो अब एक चीज जो देखने में पिछले 3 दिनों में आई है कि अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में और भारत में भी मृत्यु दर कोविड पेशेंट्स की धीरे 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 बढ़ रही है। नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस का ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मृत्यु दर बढ़ रही है। इन्फेक्शंस आर डाउन। तो जो संक्रमण की दर थी वो थोड़ी सी घटी है, लेकिन मृत्यु दर बढ़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पेंडेमिक प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कुछ कुछ पैटर्न स्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। वो सब हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। केस फेटेलिटी रेट इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको रोलिंग 7 डे एवरेज नंबर ऑफ डेली इंक्रीज इन केसेस बोलते हैं। परसेंटेज में है, नंबर में नहीं है। तो वो घटा है। लेकिन केस फेटेलिटी रेट रोलिंग 7 डे एवरेज जो है, यानी 7 दिन, फिर अगले 7 दिन, एक एक दिन से, वो लगातार सब में बढ़ता गया है। तो ये धीरे धीरे स्टेबल होकर एक नंबर पे आके रुकेगा प्रतिशत में। अब इसमें एक अच्छी चीज जो आपको दिखेगी, अगर आप राइट साइड वाला ग्राफ देख रहे हैं तो आप एक चीज से एग्री करेंगे कि हर 10 में से 9 लोग नहीं मर रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं? तो मैं जो पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि आउट ऑफ एवरी 10, 9 विल एक्चुअली रिकवर एंड गो बैक होम, वो बात सत्यवचन हो रही है। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, भारत में रिकवरी रेट अभी दूसरों से काफी अच्छा आ रहा है। हालांकि ये बहुत हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या वाकई में टेस्टिंग उतनी हो रही है भारत में, जिसका जवाब प्रत्यक्ष रूप से तो लग रहा है कि नहीं। लेकिन सरकार उसको डिफेंड करती कि हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, हम कहीं कोई गलती नहीं कर रहे। सरकारें वैसे भी गलती करती कहां हैं। देखिए 4 तरह के चार्ट हो सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एकेडमिक डिस्कशन है, ऊपर देखेंगे। एक तो होता है लीनियर, एक्स एक्सिस में डेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाई एक्सिस में कितने केसेस आए। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, हॉकी स्टिक बन जाती है, क्योंकि वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो वर्टिकल लाइन आना शुरू हो जाती है। तो फिर कुछ समय बाद समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तब वहां पे लॉगरिथमिक चार्ट आता है। लॉगरिथमिक चार्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक्स एक्सिस पे तो डेज हैं, लेकिन वाई एक्सिस पे लॉग स्केल आ जाती है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत जटिल हो गई बात। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। लॉग स्केल का मतलब है 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 10-10 के ऑर्डर में, मतलब एक एक ऑर्डर में बढ़ रहा है। समझ में आया? तो उससे ट्रेजेक्टरी बहुत सही दिखाई देती है लीनियर के बजाय। दूसरी बात है, लॉग स्केल में एक फायदा और होता है कि कोई बहुत ही बड़ा स्केल बन रहा है अगर वाई का, तो उसको कंप्रेस करने के काम आता है। फिर एवरेज डेली परसेंटेज इंक्रीज और रोलिंग 7 डे एवरेज। 4 तरीकों से हम डेटा का विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब आप अगर देखेंगे वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स राइट साइड में,
तो ये रोलिंग 7 डे एवरेज ऑफ डेली इंक्रीज इन केसेस है। तो उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे हैं वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट। समझ में आया आपको? और इनमें भी अपनी अपनी सबकी विशेषताएं हैं। तो पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार भिड़ी हुई है, केंद्र सरकार वहां से टीमें भेज रही है, पश्चिम बंगाल का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। मध्य प्रदेश में नई सरकार आई है, आज ही 5 मंत्री शपथ लिए हैं और सरकार अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाई और इस बीच केसेस का एक्सप्लोजन होता चला जा रहा है। सरकार का कहना है कि हम धीरे धीरे कंट्रोल में सब लाई रहे हैं, लेकिन आज जो टेस्टिंग हुई है वो काफी कम मात्रा में हुई है। तो ये स्टेट वाइड वेरिएशन सब तरफ आ रहे हैं। ये तो देखिए अब 3 महीने के बाद ही स्टेबल होने के बाद पता चलेगा, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ द फायर राइट नाउ। हम अभी इस बिल्कुल धधकती हुई ज्वाला के बीचों बीच खड़े हैं। तो ये निकलते 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 ही पता चलेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। केरला के रिकवरी रेट सभी स्टेट्स में बेस्ट हो चुके हैं, तो उसमें मैक्सिमम रिकवरी दिख रही है। और फिलहाल दिल्ली का रिकवरी रेट सबसे खराब दिखाई दे रहा है। तो ये है पूरा का पूरा ट्रेंड। तो 50 तरीके के ग्राफ्स आ रहे हैं। आज के जो मुझे सबसे अच्छे लगे वो ग्राफ्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इनको आप और पढ़िएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मेरे 2 क्वेश्चंस आपसे हैं। एज द कोरोना वायरस क्राइसिस इवॉल्व्स, व्हाट आर द स्टेबल कर्व पैटर्न्स वी आर लाइकली टू सी? जैसे जैसे कोरोना क्राइसिस आगे बढ़ेगी तो ये अलग अलग कर्व्स का पैटर्न स्टेबल होता हुआ हमें कैसे दिखाई देगा? ये आज का पहला सवाल है। सारे वॉलंटियर्स जो कंपाइल कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। लाइक करें, शेयर करें और अपना गुड डीड फॉर द डे भी बताएं। दूसरा सवाल, कमेंट ऑन द डिफरेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है कोटा भारत का बहुत बड़ा कोचिंग हब है और अब वो पूरी तरह से शटडाउन हो चुका है और बच्चों को वहां की इंस्टीट्यूट्स ने कई दिनों तक बड़ा ध्यान रखा, लेकिन फिर इतने ज्यादा बच्चे की ध्यान कहां से रखें? तो अलग अलग राज्यों की सरकारें हजारों बसेस भेज भेज के, सैनिटाइज बसेस भेज भेज के बच्चों को अपने अपने राज्य में वापस ले जा रही हैं। तो आज के मैंने 2 क्वेश्चंस तो दे दिए, 2 इनफॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है, ये प्रोसेस ठीक है? बच्चों को इस तरह ले जाना चाहिए? इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, भगवान करे कुछ भी नहीं हो, लेकिन क्या साइंटिफिकली स्पीकिंग आपको रिस्क लगती है? दूसरा, अगर हम बच्चों के लिए कर सकते हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? और तीसरा, आपको क्या लगता है कि कोटा का ये जो पूरा कोचिंग मॉडल है, लाखों लाखों बच्चे एक शहर में आते हैं, बैठते हैं, यहां से आगे क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा या जुलाई से फिर हम वही देखेंगे? आपके व्यूज हमें जरूर जरूर बताइएगा, मजा आएगा सुन के। दोस्तों, फिर से एक ग्राफ की तरफ जाएंगे। जानता हूं थोड़ा सा आजकल ये बहुत मैथमेटिकल होगी चीजें, लेकिन अब क्या करें, जमाना खराब है। प्यारे दोस्तों, टेस्ट वर्सेस पॉजिटिव्स, एक चीज तो सबको समझ में आ रही है कि इट इज ओनली व्हेन यू डू मोर टेस्ट दैट यू गेट अ बेटर एंड अ रियल पिक्चर। लेकिन समस्या यह भी है कि चाइना से आया हुआ बहुत सारा टेस्टिंग मटेरियल पूरी तरह से घटिया क्वालिटी का है। चाइना हमको एक तरह से उल्लू बना गया। दूसरा लर्निंग इसमें यह है कि विद इन अ क्लस्टर जब टेस्टिंग इंटेंस होती है तो केस काउंट इन्फेक्टेड का बढ़ रहा है। व्हेन पीपल आउटसाइड द क्लस्टर्स आर टेस्टेड, टोटल केस काउंट इन्फेक्टेड का घट रहा है, मतलब उस गति से नहीं बढ़ रहा है। और गुजरात का राइजिंग ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से अचानक से तेजी से बढ़ा है। यह है पूरी कहानी प्यारे साथियों, टेस्टिंग की, क्लस्टर्स की, इन्फेक्शन रेट्स की और गुजरात की। तो हमारा इस पर आपसे एक सवाल है, फटाफट सवाल नोट कीजिए। कमेंट ऑन द रिजल्ट्स व्हेन अ क्लस्टर इज टेस्टेड। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में देशों ने कंपनियों को सहायता पैकेज देना शुरू कर दिए हैं। भारत में अभी तक आया नहीं, लेकिन आना चाहिए। नहीं आएगा तो जॉब डिस्ट्रक्शन ऐतिहासिक स्केल पर होगा। अलग अलग देशों ने क्या क्या किया है देखिए दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम, वही बोरिस जॉनसन वाला, उन्होंने 3 महीने के लिए 80% सैलरी सरकारी फंडिंग से देने की बात की है, 2500 पाउंड प्रति मंथ तक। सोचिए, तो ऐसे में तो जॉब्स बची जाएंगे। अमेरिका में इनकम सपोर्ट परिवारों को $1200 का दे दिया गया है, बच्चों को $500 का, एडल्ट्स को 1200 का, और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस $250 अरब का। स्पेन में जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरी सैलरी मिलेगी, नौकरी से बर्खास्त करने पर बंदिश लगा दी सरकार ने। उसी तरह इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ग्रीस, इंडोनेशिया, आयरलैंड, कीनिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, डेनमार्क में तो भैया स्टेट ने बोल दिया 3 महीने तक 3/4 सैलरी मैं दूंगा, सरकार बोल रही है, तुम बस निकालो मत। दोस्तों, भारत में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। केवल लेफ्ट राइट बातें हुई हैं कि पीएफ में रिलैक्सेशन, ईएसआई में, वो तो सेकेंडरी बातें हैं। मेन बात करो, सैलरी का पैसा कहां से आएगा? हमारे यहाँ के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डीमोनेटाइजेशन और 25 जीएसटी से और 7 क्वार्टर की गिरती जीडीपी से वैसी कमर टूटी हुई थी। और लॉकडाउन के बाद अगर तुरंत अब
एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट नहीं मिला, सैलरी सपोर्ट, तो इनमें से ज्यादातर अपने लोगों को निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति अगस्त सितंबर अक्टूबर तक बनेगी वो सरकार भी संभाल नहीं पाएगी। तो मैं वाकई में ये उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी की सरकार सैलरी सपोर्ट कम से कम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत व्यापक स्तर पे लाए। सरकार चाहे तो आसानी से ला सकती है, उसके पास रिसोर्सेस हैं। इस साल के बजट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को अभी पोस्टपोन करो, उसको इस तरफ शिफ्ट करो। देयर आर वेरियस वेज टू डू इट, बट टिल डेट, अभी हम सेशन ले रहे हैं, तब तक सरकार ने इस बारे में अपने इरादे जाहिर नहीं किए। पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज लाने का ही सोच रही होगी, अदरवाइज इस तरह समय थोड़ी खराब करेगा कोई। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, Why have various governments in the world offered very liberal staff salary support packages? तो आप अच्छे से बताइएगा कुछ उदाहरणों के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की आई है। वहां के बॉसेस ने अपील किया सारे स्टाफ को, हजारों 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 स्टाफ को। अपील वॉज मेड टू ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टाफ कि एक दिन का पैसा आप कृपया प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में दे दो। सबने दे दिया, सालों से देते आए, समस्या के समय 4 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कुछ समय के बाद स्टाफ को बताया गया कि यह पैसा पीएमएनआरएफ में नहीं, पीएम केयर्स में भेज दिया गया है, और ऐसा क्योंकि एमएचआरडी से ऑर्डर आया था। दोस्तों, तो ये कहानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। कृपया ध्यान रखिएगा, पीएमएनआरएफ हमारा 70 सालों से चलता आ रहा फंड है जिसका कैग ऑडिट करता है, पीएम केयर्स का कैग ऑडिट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहानी थी। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन पीएमएनआरएफ एंड पीएम केयर्स? दोस्तों, तो आप सब पीएम केयर्स में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन पीटी की तरफ भी कर दो भैया, ताकि ये फ्री सीरीज हमारी चलती रहे। आपको हमने लिंक दे दी है pteducation.com/contribute। थैंक यू सो मच। अब दोस्तों, हमारी इस पेंडेमिक की वजह से रुपीज एक्सचेंज रेट पर क्या असर आ रहा है, ये बड़ा तकनीकी इंसाइट है लेकिन है बहुत सरल। तो मैं आपको रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बताने जा रहा हूं। देखिए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी आपके देश की करेंसी को आपने 36 करेंसी के बास्केट के साथ एक वेटेड एवरेज में मेजर करके देखा, दैट इज अ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आपने इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर दिया, तो वो हमेशा ज्यादा होता है। रीर हमेशा नीर से ज्यादा होता है, जबकि जीडीपी में हम जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा होता है। तो वहां उल्टा हो जाता है ना, वहां जो जो हो रहा है उससे उल्टा होगा। यहां नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज्यादा होता है, लेकिन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमेशा REER से कम होता है, क्योंकि उसमें वो इन्फ्लेशन का बंपिंग अप होता है। प्यारे दोस्तों, नीर के टर्म्स में INR हैज स्टेडीली लॉस्ट वैल्यू सिंस जुलाई 2019, लेकिन बहुत लंबे समय तक रीर का वैल्यू गिर नहीं रहा था। लोअर रिटेल इन्फ्लेशन की वजह से रीर एप्रिशिएट हो रहा था, लेकिन अब वो भी डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब आपको पता है कि वो इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम भी भारत में बढ़ गई थी बीच में। नीर इज एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। रीर इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड नीर। इसमें एक और फर्क होता है। नॉर्मली अगर रुपया एक डॉलर के सामने 75 रुपीज हो और कल को वो 77 रुपये हो, तो ये तो बायलैटरल करेंसी एक्सचेंज रेट है। तो रुपया डॉलर का एक्सचेंज रेट होता क्या है? $1 बराबर 77 रुपए। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति डॉलर होल्ड कर रहा है तो उसकी कितनी डिमांड है रुपये के लिए? तो 1 बराबर 77, और अगर किसी के पास रुपये है तो उसकी कितनी डॉलर में डिमांड? 77 बराबर 1। तो ये 77 टाइम डिमांड का फर्क क्रूड लेवल पे दिखा रहा है। जब हम बोलते हैं कि डॉलर बढ़ के 80 रुपए हो गया, अगर हम ऐसा बोलते हैं, तो रुपया गिरा मतलब रुपए का टोटल अमाउंट बढ़ा 77 से 80। लेकिन रीर और नीर में इसका ठीक उल्टा होता है, समझे आप? जब इनकी वैल्यू कम होना शुरू होती है, जैसे ये 71.22 दिख रहा है नीर, तो हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों कि ये डेप्रीशिएट हुआ है। सामान्यतः रुपये डॉलर में हम बोलेंगे एप्रिशिएट हुआ है, लेकिन इस केस में जब इसकी वैल्यू कम होती है तो हम उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं, एप्रिसिएशन नहीं, रीर हो या नीर हो। तो ये कुछ इसके टेक्निकल बातें हैं, इस हिसाब से आप ये पढ़ लीजिएगा। फिलहाल दोनों का ही डेप्रीसिएशन चल रहा है, जो हमें बहुत क्लियरली ये बता रहा है कि वर्तमान में समस्या क्या है। तो हमारा रुपये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो इस पेज पे मैंने समझाया, इसको आप पढ़ लेना, PDF को डाउनलोड कर लेना। और इस वक्त दोनों के दोनों डेप्रीसिएशन की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। और रुपया डॉलर के सामने बायलैटरली तो डेप्रीशिएट हो ही रहा है। यहां हमने 36 करेंसी के बास्केट के सामने की बात की है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड टेक्निकल चीज होगी, इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं यहां पर। डिफाइन
Compare and contrast rear with near. And second question, why is the Indian rupees rear and near base value both depreciating? प्यारे दोस्तों, तपस्या में बहुत बढ़िया सीरीज हमारी चल रही है। कल हमारा डे 38 आने वाला है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत इंजॉय करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, बहुत इंजॉय होगा। वेंसडे को हम बात करेंगे पॉलिटी की, गवर्नमेंट स्कीम्स की, प्रीलिम्स एमसीक्यू की। एनरोल करें और पूरा लाभ लें। फ्री सेशंस आपको यूट्यूब और हमारी साइट पर उपलब्ध हैं। तो अमेरिका में ऑयल फ्यूचर्स 300% क्रैश कर गए। दरअसल ये पूरी कहानी है क्या, ऑयल के फ्यूचर्स होते क्या हैं, इसको हम समझा देते हैं। अलग से भी वीडियो लाएंगे इस पे। प्यारे दोस्तों, देखिए, तेल या तो आप सीधे फिजिकली खरीद सकते हैं या आप उसकी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी कल रात को क्या हुआ कि ये फ्यूचर्स के प्राइस इसकी माइनस में चली गई। तो दरअसल वो तेल की प्राइस माइनस में नहीं गई थी। हुआ ये कि जितने भी फ्यूचर्स एक्सपायर हो रहे थे मई के, उनको अब जून में या तो आप रोल ओवर करो या आप फिजिकल डिलीवरी ऑयल की ले लो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? आज बाजार में दाम मान लीजिए $30 है। मैं सोच रहा हूं कि भैया 6 महीने बाद इसका दाम हो जाएगा $50। तो मैं 6 महीने बाद $50 की कीमत पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। वो फिर हम दोनों को ऑनर करना होगा, मुझे खरीदना होगा, आपको बेचना होगा। आप ये सोच रहे हो कि वो गिरने वाला है तो आप बहुत खुश हो कि इसने मुझसे 50 पे ले लिया है। तो दोनों के अपने अपने कैलकुलेशन, और इसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। समझ में आया आपको? और ये लीगली अलाउड होती है। फ्यूचर्स मार्केट में दोनों ट्रेडर्स को लगता है कि वो बायर्स और सेलर्स को कि वो सही होंगे, कोई एक उसमें से जीतेगा, कोई एक उसमें से हारेगा। एक तरह से जीरो सम गेम ही होगा। और ये जितने भी ऑयल फ्यूचर होते हैं ये हर 30-30 दिन में सेटल होते हैं। कॉटन के फ्यूचर 5 बार सेटल होते हैं साल में, ऑयल के फ्यूचर हर 30 दिन में सेटल होते हैं। अब इसमें कल हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि आप जब भी तेल खरीदते हो फिजिकली, अगर आपने डिलीवरी ली तो वो अमेरिका में ओक्लाहोमा में कुशिंग स्टोरेज में जाता है। हो ये रहा है कि ओपेक प्लस के कट्स तो आ नहीं रहे हैं और ये कुशिंग फैसिलिटी 69% भर चुकी है। इसका मतलब आने वाले 10, 15, 20 दिनों में ये 100% भर जाएगी। तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिजिकली डिलीवर नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि तेल रखोगे कहां? तो रोल ओवर कराना ही एकमात्र तारीख है। तो जिनके में फ्यूचर एक्सपायर हुए, अब उनको तय करना था या तो फिजिकल डिलीवरी ले लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेल तो गिरता जा रहा है तो मैं कैसे लूंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उसको रोल ओवर किया। अब रोल ओवर कर रहा हूं तो कोई खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा है, इसलिए उसकी प्राइस गिर गई। तो वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इतनी नेगेटिव में चली गई कि मैं पैसा दे रहा हूं अगले को कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ले लो। बात समझ में आया आपको? सो दिस शार्प ड्रॉप शोज द फ्यूचर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ प्रोडक्शन कट इन ओपेक प्लस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इवन इन डिमांड राइजिंग। क्योंकि पैंडेमिक की वजह से डिमांड इतनी गिर गई है कि अब किसी को भरोसा ही नहीं है कि ये डिमांड बढ़ने भी वाली है या नहीं। समझ में आ गई बात आपको? ये है पूरी कहानी यूएस ऑयल क्रैशेस 300% की। अब ये था प्यारे दोस्तों WTI, भारत का तो ब्रेंट है, और इसलिए हमारा ब्रेंट में तो कीमत अभी वही 20, 25, 30 की रेंज में चलेगी, लेकिन हमारे पेट्रोल पंप पे तो ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। हमें दरअसल इससे क्या, ये दुनिया में गिरे या कुछ, हमारे यहाँ तो कीमतें बढ़ी रही हैं। भारत सरकार को इतना बड़ा फिस्कल ब्लेसिंग मिला हुआ है, लाखों करोड़ों कमा लिए भारत सरकार ने टैक्सेस को लगातार बढ़ा बढ़ा के। इसीलिए हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जल्दी से स्टिमुलस ले आइए, यही तो समय इस सब बोनांजा को यूज करने का। लेकिन फिलहाल सरकार का मूड स्टिमुलस लाने का नहीं लग रहा है। तो हमारा अगला सवाल है, How do oil futures work? Explain the technical part. दूसरा, why did the American WTI oil futures market see such a crash recently? प्यारे दोस्तों, तो अमेरिका में थियाननमेन मूवमेंट आ गया। आप देख रहे हैं वहां पर हरी वर्दी में हेल्थ केयर वर्कर खड़ा है। वो लोगों को बोल रहा है घर के अंदर जाओ, घर के अंदर जाओ। और अमेरिका के बहुत ही जुझारू, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एक बहुत ही भीषण रूप से जुझारू महिला गाड़ी से निकलकर बोल रही है, वी आर द लैंड ऑफ द फ्री, हाउ डेयर वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस एंड ट्राई टू स्टॉप अस, वी आर गोना गो अहेड। यहां पर कोविड चल रहा है, लोग मर रहे हैं। वो हेल्थ केयर वाला रोज लोगों को तड़प तड़प पर मुंह में इतना बड़ा पाइप, आपको पता है जब कोविड होता है तो क्या होता है? जब आप सांस नहीं ले पाते हो ना, तो ये है इतना बड़ा पाइप यूं घुसेड़ते हैं मुंह में आपके, इतनी आसानी से थोड़ी जाता है। तो वो पूरा यहां तक पाइप घुसाया जाता है, टेप लगा देते हैं मुंह पे। आपकी इच्छा होती है आप खींच के उसको निकाल दो, आप पानी थोड़ी पी सकते हो, सब सूख जाता है मुंह आपका कई कई दिनों तक। तो ये पूरा पाइप इंट्यूबेशन किया जाता है आपका। आप पड़े हो, आपको हर चीज का एहसास है, आप हिल भी नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। क्या वाकई ये लोग चाहते हैं इनके साथ ऐसा हो? लेकिन इनको अक्ल ही नहीं है, और ये खुल्लम खुल्ला, और डोनाल्ड ट्रंप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि हाँ हाँ वी शुड लिबरेट, वी शुड ओपन अप। तो तियाननमेन मूवमेंट इसलिए क्योंकि जून 1989 में ये लड़का आपको दिख रहा है, ये टैंक के सामने खड़ा हो गया था।
और टैंकों को साइड से निकलना पड़ा था। हालांकि बाद में इन सबको मार डाला था डेंग झाओपिंग की सरकार ने, लेकिन इसको कहते हैं द टैंक मैन मूवमेंट ऑफ जून 1989 तियाननमेन स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली वो मूवमेंट है, ये तियाननमेन मूवमेंट का मतलब ये है। तो अमेरिका में स्थिति बहुत ही विकट हो गई है, लोगों को अब एक्चुअली क्या, लोग बहुत थक गए लॉकडाउन से, लेकिन कोविड पकड़ लेगा तो और डबल थकोगे भैया, और मौतें इतनी भयानक हो रही हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो ये है पूरी कहानी। हमारा अगला सवाल, व्हाट डू वी मीन बाय अमेरिका विटनेसिंग इट्स ओन तियाननमेन मूवमेंट? याद रखिएगा टैंक मैन को प्यारे दोस्तों। आरबीआई अब मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट फर्स्ट हाफ में नहीं करने वाला, ये दरअसल थोड़ी सी बुरी खबर मानी जा सकती है। देखिए, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट का मतलब ये होता है कि भारत सरकार अपने बॉन्ड सीधे सीधे आरबीआई को बेच देती है। कोई ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं होता है, सीधे सीधे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट यानी सरकार से खरीद लेती है और बदले में नोट छापती है और सरकार को पैसा दे देती है, तो सरकार उससे अपने खर्चे चलाती है। अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में कहीं कोई मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की बात नहीं चल रही। अभी तो हम अप्रैल में ही हैं, मतलब सरकार एफआरबीएम के टारगेट्स को बहुत लूज करने के मूड में नहीं है, मतलब शायद बड़ा स्टिमुलस आने ही नहीं वाला है। यह बहुत वरीसम न्यूज है, क्योंकि सब लोग आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि अब आप स्टिमुलस ले आइए, आरबीआई को नोट प्रिंटिंग के लिए बोलिए, और खासतौर पर स्टेट गवर्नमेंट जो बिल्कुल कंगाल बैंक ऑफ इंडिया बन चुकी है, रेवेन्यू साइड कोलैप्स हो चुकी है, वो खुद बोल रही है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड डायरेक्टली आरबीआई को बेचने दो, मोनेटाइजिंग होने दो डेफिसिट का, अदरवाइज हम खर्चा करेंगे तो कहां से करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिस्कल सिचुएशन। पता नहीं यूनियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है और किस दिशा में हम जाएंगे। कुछ अच्छा ही होगा, गवर्नमेंट सोच रही है तो कुछ अच्छे के लिए सोच रही होगी। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट डू वी मीन बाय डेफिसिट मोनेटाइजेशन? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, न्यूज भी बहुत अच्छी है, पढ़िएगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में धीरे धीरे लॉकडाउन रिलैक्सेशन हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसुस ने चेतावनी जारी कर दी है, द वर्स्ट इज येट टू कम। इस कोरोना वायरस क्राइसिस का सबसे बुरा दौर अभी आया ही नहीं है, यह वार्निंग डब्ल्यूएचओ ने जारी की है। बिल्कुल सही वार्निंग है, क्योंकि अभी वैक्सीन तो है नहीं, दवा तो है नहीं, दवा कल के कल आने भी नहीं वाली है, और वैक्सीन भी कल आ गई तो कौन सी 500 करोड़ उसकी कॉपियां बनकर तैयार हो जाएंगी। मास मैन्युफैक्चरिंग में 5 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग और खुद को बचाना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे 25 लाख हो गए दोस्तों दुनिया में इन्फेक्शन। रशिया ने अपने ट्रूप्स को, जो बहुत बड़ी परेड के लिए आए थे, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की विक्ट्री का सेलिब्रेशन 9 मई को, उन ट्रूप्स का क्वारंटीन हो गया है। और जर्मनी ने धीरे धीरे ओपन किया है, बट एवरीवन इज वेरी डाउटफुल कि अब हम आगे कहां जाएंगे। मई और जून में हमें पता चलेगा दोस्तों कि ये वायरस धीरे धीरे साइलेंट होकर खत्म हो रहा है या सेकेंड और थर्ड वेव्स इसके आ रहे हैं, जो कि बहुत बुरा होगा, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं है। एंड गिवन द फैक्ट दैट द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस वायरस इज अनप्रेसिडेंटेड, डॉक्टर फॉचीज वर्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल, वेट एंड वॉच। हमारा अगला सवाल, why does the WHO warn that the worst is yet to come in the novel coronavirus crisis? दोस्तों, भारत सरकार ने चाइना की नाक क्या पकड़ी, इस पांडा के कान क्या दबोचे। चाइना तो बुरी तरह से तड़पने लग गया है। चाइना ये बोल रहा है कि भारत ने जो एफडीआई इंस्पेक्शन करूंगा और ऑटोमेटिक अप्रूवल से नहीं पैसे जाने दूंगा ऑटोमेटिक रूट से, ये तो डब्ल्यूटीओ के नियमों का हनन है। मुझे चाइनीज लोग बड़े पसंद है, इनकी पूंछ पे पांव रखो तो ग्लोबल रूल्स, शेयर्ड ह्यूमैनिटी, शेयर्ड डिग्निटी, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, खूब खूब लंबी लंबी पटकने लगते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर आती है, जब इनके देश में बात जाके कोई करे तो पकड़ के उसको जेल में डाल देते हैं। तो ये इनकी बहुत पुरानी आदत हो गई है। तो उस पर भारत ने कहा है कि वी आर नॉट वायोलेटिंग एनी डब्ल्यूटीओ नॉर्म एंड वी आर बीइंग कॉशियस। पैरेलल में जर्मनी ने चाइना को धमकी दी है कि जो हुआ तुम सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम अब कुछ छुपाओ मत। अमेरिका बोल रहा है कि हम एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम वुहान भेजेंगे, जिसपे चाइना ने बोला है मतलब तुमको आने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बुरी तरह से मरे पड़े हैं, तुम मत आओ, हम जो बोल रहे हैं वो सत्य वचन है। हमसे ज्यादा हरिश्चंद्र और सत्यवादी तुमको दुनिया में कहीं मिल जाए तो बता देना। जिसपे ट्रंप ने कहा आई डोंट बिलीव यू, जिनपिंग ग्रेट गाय, मोदी ग्रेट गाय। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाई डिड इंडिया रिमूव द ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट फॉर चाइनीज एफडीआई इनटू इंडियन कंपनीज? हालांकि अब तो इतने अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो चुके हैं और इतना डीप घुस चुका है चाइना भारत में,
और आप और हम मिलकर साल के 50-60-70 हज़ार करोड़ के मोबाइल फोन चीन के खरीद लेते हैं, तो चाइना को ज्यादा दूसरा कुछ करने की वैसे जरूरत है नहीं, वो खूब पैसा बना रहा है भारत से। दोस्तों, आंधी आए या तूफान, यार खड़े हैं सीना तान। बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई और बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट होकर रहेगा। डिस्पाइट द पैंडेमिक एंड क्रैशिंग ऑयल प्राइस, गवर्नमेंट इज प्रोसीडिंग विद द बीपीसीएल डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखते हैं, क्योंकि ऑयल की क्रैश होने की वजह से बीपीसीएल जो एक रिफाइनर है उसको काफी तकलीफ हो सकती है। पैरेलल में आप जानते ही हैं रिलायंस और मोहम्मद बिन सलमान का जो पूरा लंबा चौड़ा डील हुआ था 25% का रिलायंस की हिस्सेदारी बेचने का, वो भी पूरा खटाई में पड़ गया है। देखेंगे आगे आगे होता है क्या, लेकिन सरकार का 2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। सरकार का मूड है कि इसको पूरा किया जाए, क्योंकि टैक्सेशन में तो इस साल मार बहुत गहरी पड़ेगी। दोस्तों, ये 500 पेज का पीडीएफ बहुत शानदार है, हमारी बुक स्टोर से जरूर लीजिएगा। और पोलैंड में जो हो रहा है वो हर पॉपुलिस्ट और अथॉरिटेरियन देश में हो रहा है। पोलिश गवर्नमेंट इज थ्रॉटलिंग इस जुडिशरी, वो वहां की पूरी न्याय व्यवस्था का गला यूं घोंट रही है। लेकिन हो यह रहा है कि इस पोलिश जुडिशरी के ऊपर आती है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पूरे यूरोप में कानून का राज चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, ये गारंटी दे रखी है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। लेकिन पोलैंड की सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट की पूरी टांगें तोड़ती चली जा रही है। और इस बीच, लॉकडाउन के बीच, प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन घोषित हो गया है, जिसमें पोस्टल वोट होगा। तो लोगों को अब ये बहुत चिंता सता रही है कि ऑपोजिशन साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोविड के चलते पोस्टल वोट में एक तरफा जीत हो सकती है, दूसरे लोग कैंपेन ही नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद तो वो सुप्रीम कोर्ट को खत्म ही कर देगा। तो दुनिया में जिस तरह से ये पॉपुलिस्ट लोग आए हैं, जिस तरह से इनको रूल ऑफ लॉ से नफरत है, क्योंकि उसमें फिर इनका डिस्क्रिप्शन खत्म होता है, ये लोग कानून वानून को मानते नहीं, हम खुद बंदूक हैं, इनको ऐसा लगता है। तो ये है पूरी कहानी। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। दोस्तों, मिशन पीटी को कंट्रीब्यूट लगातार करते चलें। आज के बहुत शानदार एडिटोरियल्स हैं, 365 कंटेंट करंट अफेयर की साइट पर सब कुछ अप टू डेट है, जरूर पढ़िएगा इन एडिटोरियल्स को समय निकालकर। और भी बहुत कुछ, आईएएस कोर्स की भी जानकारी लीजिए, आर टीम इज स्टैंडिंग बाय टू हेल्प यू। आज के सेशन में इतना ही, कल हम सेशन 31 के साथ पुनः भेंट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।